नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक के बारे में। आपने ओपेनहाइमर मूवी तो देखी ही होगी, देखी ना भी हो तो सुनी जरूर होगी। एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, पर वो मूवी वैसे वर्ल्ड वॉर 2 या एटॉमिक बॉम्ब के बारे में ज्यादा स्पेसिफिक ना होकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में थी, जिससे काफी लोगों को उस कहानी से जुड़ने में दिक्कत हुई। पर वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद कोल्ड वॉर के समय की कई घटनाएं इतनी रोमांचक हैं कि आपको किसी मूवी की जरूरत महसूस नहीं होगी। इसी कड़ी में आज की कहानी 30 जुलाई 1945 की है, हिरोशिमा शहर की एटॉमिक बॉम्बिंग से 6 दिन पहले की। ये 30 जुलाई की उस घटना के बारे में है जिसमें जापान की एक सबमरीन ने पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में कैसे उस दौर के अमेरिका के एक सबसे कैपेबल शिप यूएसएस इंडियानापोलिस को डुबो दिया, जो एटॉमिक बॉम्ब को लेकर एक कोस्टल कंट्री गुआम पर डिलीवर करने गया था, जहां से फिर हिरोशिमा पर हमला होने वाला था। दोस्तों, वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के कुल 368 शिप डूबे, जिसमें से 34 अकेले जापान ने ही डूबोए। पर इस शिप के बारे में खास ये था कि ये वही शिप था जिसने उसे इस घटना के पिछले ही दिन उसी एटॉमिक बॉम्ब के पार्ट्स को फिलीपींस के पास गुआम से सटे आइलैंड टिनियन पर डिलीवर किया था, जिससे हिरोशिमा पे दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। वो कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। वैसे तो जापानी सबमरीन के कमांडर मोचित्सुरा हाशिमोतो के लिए ये एक विशेष उपलब्धि थी कि अपने क्रूमैन को बिना गंवाए दुश्मन देश के सबसे बड़े जहाज इंडियानापोलिस को डुबो दिया, और उसी के साथ डुबो दिए अमेरिका के 1196 क्रूमैन। पर जब वो घर पहुंचा तो उसकी खुद की दुनिया उजड़ चुकी थी, क्योंकि इत्तेफाकन अमेरिका ने जिस हिरोशिमा शहर को दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्बिंग के लिए चुना था, हाशिमोतो वहीं का रहने वाला था। परिवार में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे, कोई भी नहीं बचा। इससे आगे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इंडियानापोलिस जहाज के 1196 क्रूमैन में से लगभग 300 तो जहाज के साथ ही नीचे जा चुके थे, पर बाकी 900 को 4 दिन बिना सहायता के गुजारने थे, क्योंकि उनका जहाज अपने मिशन के क्लासिफाइड नेचर के कारण रेडियो साइलेंस पर था, और टॉर्पीडो लगने के बाद भी अमेरिका में 4 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला कि इंडियानापोलिस अब डूब चुकी है। लाइफ बोट्स पर्याप्त नहीं थी और ना ही कोई खाने पीने का सामान। कईयों को तो जीवित ही शार्क्स का शिकार होना पड़ा। जब फिलीपींस के अमेरिकन नेवल बेस पर स्केड्यूल्ड अराइवल डेट आ गई और शिप नहीं पहुंची, तब जाकर उन्होंने तलाश जारी की। लेकिन तब तक 300 लोग शिप के साथ ही नीचे जा चुके थे, और बाकी बचे 900 लोग 4 दिनों से डिहाइड्रेशन, साल्ट वाटर पीने और शार्क्स का शिकार हो रहे थे। सिर्फ 300 लोगों को ही अंततः बचाया जा सका। शिप का एक क्रू मैन कुछ इस प्रकार से उस दिल दहला देने वाले 4 दिनों के बारे में बताता है। We were sunk at midnight. I saw one the first morning after daylight. They were big. Some of them, I swear, were 15 feet long, remembers Cox. They were continually there, mostly feeding off the dead bodies. Thank goodness there were lots of dead people floating in the area, but soon they came for the living too. We were losing 3 or 4 each night and day, says Cox. You were constantly in fear because you'd see them all the time. Every few minutes you'd see their fins, a dozen to 2 dozen fins in the water. They would come up and bump you. I was bumped a few times. You never know when they are going to attack you. Some of the men would pound the water, kick and yell when the sharks attacked. Most decided that sticking together in a group was their best defense. But with each attack, the clouds of blood in the water, the screaming, the splashing, more sharks would come. In that clear water you could see the sharks circling. Then, every now and then, like lightning, one would come straight up and take a sailor, and take him straight down. One came up and took the sailor next to me. It was just somebody screaming, yelling or getting bit. अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो तो शार्क टेरर, यूएसएस इंडियानापोलिस के नाम से एक सीरीज और यूएसएस इंडियानापोलिस मैन ऑफ कॉरेज नाम से एक मूवी भी है, जिसमें निकोलस केज ने शिप के कैप्टन चार्ल्स बटलर मैकवे की भूमिका निभाई है। इंडियानापोलिस शिप के कैप्टन मैकवे की कहानी भी आगे चलकर दिलचस्प मोड़ लेती है। उन्हें नेवी और डिफेंस कमांड के फेल्योर्स का स्केप गोट यानी बलि का बकरा बना दिया जाता है, और वो वर्ल्ड वॉर 2 के अमेरिका के एक लौते ऐसे नेवी कैप्टन बन जाते हैं जिन पर कोर्ट मार्शल लगाया जाता है। पर जानते हैं कोर्ट मार्शल में गवाही के लिए किसे बुलाया जाता है? खुद जापानी सबमरीन के कमांडर मोचित्सुरा हाशिमोतो को। असल में
कैप्टन मैकवे पर इस बात का इल्जाम लगता है कि वो शिप को जिग जैग पैटर्न में मैनूवर करते हुए नहीं चल रहे थे, जो सबमरीन और टॉर्पीडो से बचने के लिए उस समय का स्टैंडर्ड प्रोसीजर हुआ करता था। और इसी बात की पुष्टि के लिए हाशिमोतो को जापान से अमेरिका बुलवाया गया, उनको इस बात के लिए आश्वस्त करके कि अमेरिका में उनके साथ एक नेवी ऑफिसर की तरह ही व्यवहार किया जाएगा, ना कि एक युद्धबंदी की तरह। क्योंकि आपको पता होगा कि जापान उस समय तक सरेंडर कर चुका था और जापानियों के चीन और अन्य एशियाई देशों में अनावश्यक क्रूरता और युद्ध अपराध उजागर होने के बाद से हाशिमोतो को बंदी बनाया जा सकता था। हाशिमोतो ने नेवी कोर्ट को दिए बयान में बताया कि उसे मैकवे का शिप जिग जैग पैटर्न में चलता हुआ नहीं लगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि यदि वो जिग जैग पैटर्न में चलता भी तो भी हमारी उसे डैमेज करने की कैपेबिलिटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो शिप डिटेक्ट और टारगेट करने के लिए बहुत ही करीब थी। लेकिन चूंकि मिलिट्री कोर्ट्स का झुकाव डिसिप्लिन को फॉलो किया या नहीं इस पर ज्यादा रहता है, इसलिए मैकवे के इस काम को ऑर्डर फॉलो न करने का दोषी पाया गया और उसे डिमोट कर दिया गया। किसी मिलिट्री ऑफिसर के लिए जिसने पिछली कई बड़ी लड़ाइयों में अपने करेज और कैपेबिलिटी के लिए मेडल्स हासिल किए हो, डिमोट होना बड़ा ही शर्मनाक होता है। मैकवे इससे कभी उभर नहीं पाए और 70 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हाशिमोतो एक अच्छा व्यक्ति था। उसने और मैकवे के साथ इंडियानापोलिस पर काम करने वाले अन्य लोगों ने एक संगठन बनाया, नेवी को कोर्ट में लॉबी करने के लिए, और जीवन भर इस बात के लिए लड़े कि इंडियानापोलिस का डूबना अकेले उनके कैप्टन की गलती नहीं, बल्कि अमेरिका के मिलिट्री कम्युनिकेशन और वॉर इंटेलिजेंस का फेलियर ज्यादा था। लेकिन केस को ज्यादा बल नहीं मिला, क्योंकि 4 दिन तक 900 लोगों को शार्क्स के हवाले छोड़ने का इल्जाम कोई मिलिट्री यूनिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, इसलिए मैकवे को हर तरफ से फंसाया गया। पर लगभग 50 साल बाद 1996 में एक 12 साल के बच्चे जिसने अपने 6ठी क्लास के हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए इंडियानापोलिस की कहानी को चुना और सिर्फ नाम का प्रोजेक्ट ना बना के एक्चुअल रिसर्च की, तो सारा इतिहास बदल गया। जी हां, हंटर स्कॉट, एक 12 साल के बच्चे ने सैकड़ों न्यूज आर्टिकल्स, मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पढ़ा और दसियों सर्वाइवर्स से फोन और लेटर्स से कॉरेस्पॉन्डेंस और इंटरव्यू किए और एक शानदार रिपोर्ट तैयार की, जिसने फिर मीडिया का ध्यान खींचा। और ये कोर्ट मार्शल वाली बात एक बार फिर लोगों की आंखों में ताजा हो गई। और अंत में दोबारा इन्वेस्टिगेशन के बाद सन 2000 में मैकवे को मरणोपरांत कोर्ट और तत्कालीन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की तरफ से लगभग 55 साल बाद दोष मुक्ति मिल सकी। दोस्तों, ये कहानी हमें हमेशा क्यूरियस रहने के लिए प्रेरित करती है और एक 12 साल के बच्चे द्वारा किए गए प्रयासों से सिटीजन जर्नलिज्म की भी महत्वता को बताती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अन्य रोमांचक घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।